Assalamu alaikum. Samuel Magnejo once again with your YouTube channel Maths with Sami. आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाज़िर हैं। आज हमारा टॉपिक है जो JEST में जो एक सब्जेक्ट आएगा कंप्यूटर साइंस का, तो उस हवाले से हम आज कंप्यूटर साइंस को पढ़ेंगे। जो हमारे सिलेबस में है सिंटैक्स बुक बोर्ड के क्लास 9 की बुक है, उसमें से हम आज पढ़ेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। देखें, जो पहला यूनिट है हमारा वो है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो इब्तिदा हुई थी वो कब से हुई थी और उनके मकासद क्या थे, क्यों कंप्यूटर को इन्वेंट करने की ज़रूरत पेश आई। तो सबसे पहले तो कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन लाजमी हो कि कंप्यूटर होता क्या है। बेसिकली कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को प्रोसेस करती है। प्रोसेस करने के बाद वो हमें आउटपुट देती है। हम कोई इनपुट कंप्यूटर को देते हैं जिसको वो प्रोसेस करती है। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि भाई आप गन्ने का जूस आप सबने पिया होगा, हमने भी पिया है। तो कभी ये देखा है, हमने गौर किया है कि गन्ने का जो जूस होता है वो किस तरह हम निकलता है। क्या करते हैं, हम गन्ना मशीन में डालते हैं, मशीन उसको जो है वो प्रेस करती है। उस प्रेस करने के बाद हमें गन्ने का जूस मिलता है। अब जो गन्ना है वो रॉ मटेरियल है, वो ऐसा समझें कि ये इनपुट है। हमने इनपुट मशीन को दी, मशीन ने उसको प्रेस किया, तो वो क्या हुआ, एक प्रोसेस हुआ। मशीन में गया, मशीन में निकलने वाला जो भी मराहिल थे, तो वो सारा प्रोसेस हो गया। उसके बाद हमें आउटपुट क्या मिला, हमें वो जूस मिला। इसी कॉन्सेप्ट पर कंप्यूटर भी काम करता है। कोई रॉ मटेरियल हम कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर जो है वो हमें आउटपुट देता है। हम कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसको प्रोसेस करने के बाद वो हमें आउटपुट देता है। कंप्यूटर्स तकरीबन ज़िंदगी के हर एक शोबे में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो बिज़नेस हो, इंडस्ट्री हो, एजुकेशन हो, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रिसर्च हो, कोई भी चीज़ हो, मीडिया हो, चाहे इंटरटेनमेंट हो, हर एक जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल लाजमी है। ऐसा समझें कि कंप्यूटर के बिना हम सर्वाइव करना हमारा जैसा कि नामुमकिन सा हो गया है। तो ये था कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स जो आजकल हम देख रहे हैं मॉडर्न शेप में, ये ऐसा नहीं है कि एकदम ये बना के हमें यहाँ पेश किए गए और हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारी मेहनत लगी हुई है। जैसा हम देखते हैं कि जो एरोप्लेन्स हैं, जहाज़ जो हम देखते हैं उड़ते हुए, तो ऐसा नहीं है कि जल्दी में एक जहाज़ बनाया, मशीन बनाया, उसमें इंजन डाल के वो चला गया। इसके थाउजेंड्स ऑफ उसके ज़्यादा भी मिलियंस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के बाद वो कोई चीज़ इन्वेंट होती है। डब्ल्यू ब्रदर्स ने जब जहाज़ बनाया था तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, तो तब जाके वो जहाज़ का कोई मॉडल तैयार कर पाए थे। तो कंप्यूटर में भी यही है कि कंप्यूटर्स को जो अभी का शेप है उसको देने के लिए बहुत सारा जो काम किया गया है। तो इन सारी जो पीरियड्स जो टाइम कंप्यूटर को लगा है इस मॉडर्न शक्ल में आने के लिए, तो इन सारे को 3 एरास में तकसीम किया गया है। सबसे पहली जो एरा है वो है मैकेनिकल एरा, जिसे हम डार्क एज भी कहते हैं। दूसरा पीरियड जो है जिसे हम इलेक्ट्रो मैकेनिकल एरा कह रहे हैं, जिसे हम मिडिल एज भी कहते हैं। उसके अलावा थर्ड एरा जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक एरा, जिसे हम मॉडर्न एज भी कहते हैं। तो इन 3 एराज में कंप्यूटर की एवोल्यूशन हुई थी। अभी हम डिस्कस करेंगे इसको।
सबसे पहले आ गया आपका मैकेनिकल एरा, जिसे हम डार्क एज कहते थे। देखिए, इंसान ने अपनी सहूलत के लिए बहुत सारी चीज़ें की। उन्होंने सोचा कि हम जैसे कि डेली बेसिस पे कैलकुलेशंस होती हैं, बिज़नेस करते हैं, उन बिज़नेस की जो ट्रांजैक्शन होती हैं उनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करने में डिफ़िकल्टी फ़ील हो रही है। उनको आसान बनाने के लिए उन्होंने कोशिश की कि क्यों ना ऐसी चीज़ बनाई जाए, ऐसी मशीन बनाई जाए ताकि ये जो कैलकुलेशंस हम कर रहे हैं वो हमारे लिए आसान बन जाएं। उनको आसान बनाने के लिए इंसान ने कोशिश करके मशीनें ईजाद करना शुरू की, जिसमें सबसे पहले जो था वो अबाकस था। अबाकस 3000 BC स्टैंड्स फॉर बिफोर क्रिस्ट, यानी यो ईसवी साल जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद स्टार्ट हुआ, तो हम उसे ईसवी साल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में एनो डोमिनी कहते हैं। जबकि BC वो पीरियड है जो ये AD से यानी ईसवी सालों से पहले का पीरियड है। तो अबाकस जो था तो 3000 BC बिफोर क्रिस्ट ईजाद हुआ। तो ये जो था फर्स्ट कंप्यूटर था, पहला कंप्यूटर हम इसको कह सकते हैं। ये अबाकस क्या था, मैं इसकी आपको पिक्चर भी दिखाता हूँ। ये रहा आपका मॉडल। ये था बेसिकली अबाकस, जो आज भी स्कूल्स में इस्तेमाल किया जाता है बच्चों को काउंटिंग समझाने के लिए। अबाकस में बेसिकली ये बीट्स लगी हुई थी, जिनको इधर उधर मैन्युअली इधर उधर करके हम काउंटिंग करते हैं। ये आज भी अवेलेबल है, आज भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सबसे पहला कंप्यूटर था। ये कंप्यूटर जो था बेसिकली एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो ये था एक सिंपल मशीन थी जिसको हम मैन्युअली इस्तेमाल करते थे, और ये फर्स्ट जो था कंप्यूटर प्रोटोटाइप था। ठीक है, जो बेसिक अर्थमेटिक के प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो क्या हुआ कि सबसे पहला कंप्यूटर जो था वो कौन सा था, वो अबाकस था। अबाकस कब इन्वेंट हुआ, 3000 BC। उसके बाद नेपियस बोन एक और कंप्यूटर ईजाद किया गया, इन्वेंट किया गया। किसने किया, एक मैथमेटिशियन था, स्कॉटलैंड का एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था जॉन नेपियर। जॉन नेपियर ने सन 1612 में ये जो ईजाद किया कंप्यूटर, जिसे नेपियर्स बोन का नाम दिया गया है। नेपियर्स बोन इसलिए किया गया है कि जो इसका इन्वेंटर था उसका नाम था जॉन नेपियर, उसके नाम के साथ इसको मंसूब किया गया था। ये जो था इसमें नेपियर्स बोन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के प्रॉब्लम्स जो थे वो हल किए जा सकते थे। नेपियर बोन्स में जो था जो कि बना था वो बोन्स लकड़ी और मेटल का बना हुआ था। इसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा आपका नेपियर्स बोन। तो ये जो है नेपियर्स बोन की तस्वीर है, जो कि बोन्स यानी हड्डियाँ लकड़ी और मेटल का बना हुआ था, और इसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद आ गया स्लाइड रूल। स्लाइड रूल बेसिकली एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसका नाम था विलियम ऑटर्ड, जिसने ये स्लाइड रूल ईजाद किया। सन 1622 में इसने स्लाइड रूल ईजाद किया था। इसमें बेसिकली दो जो थे मूवेबल रूल्स थे, 2 पेयर्स ऑफ मूवेबल रूल्स जो थे इसके अंदर लगे थे, जिसको मूवेबल रूल्स जो थे जिसमें स्केल्स लगे थे। उसमें स्केल्स की मदद से हम ये कंप्यूटेशन वगैरह कर लिया करते थे। ये बेसिकली जो था मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही स्लाइड रूल की। इसमें दो आपको नज़र आ रहे होंगे, 2 मूवेबल रूल्स।
ठीक है, जिसको सिलेक्ट करते हुए हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को समझ जाते थे। यहाँ देखें एक निशान था, ये वाला निशान है। अगर इसको हम सिलेक्ट करते, जहाँ ये निशान आ जाता था तो वहाँ हम कैलकुलेट कर देते थे कि यहाँ इसका ये आंसर आएगा। उसके बाद पास्क लाइन, जिसे हम पास्कल्स कैलकुलेटर भी कहते हैं। आप अगर देखें जो पहले जो इन्वेंशंस हुई हैं अबाकस से लेके अभी तक जो पास्कल तक आए हैं, तो सारी की सारी जो बेस्ड थी वो मैथमेटिक्स पर बेस्ड थी, यानी वहाँ वो कैलकुलेशन का ही काम करती थी। तो पास्कल जो था एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था जिसका नाम था ब्लेज पास्कल। पास्कल कैलकुलेटर जो इजाद किया था, फ्रेंच मैथमेटिशियन था ब्लेज पास्कल, उसने सन 1642 में इजाद किया था। बेसिकली इसने अपने फादर के लिए इजाद किया था, ये इन्वेंट किया था। तो ये इन्वेंशन जो थी अपने फादर की सहूलत के लिए इसने ये जो इसको इन्वेंट किया था। इसका फादर जो था वो टैक्स कलेक्टर था, वो टैक्स कलेक्ट करता था। उसको टैक्स की जो कलेक्शन थी उसमें डिफ़िकल्टी होती थी, तो इसलिए वो उसको हेल्प आउट करने के लिए इसने कोशिश की, जिसके बाद ये कामयाब हुआ और 1642 में इसने एक कैलकुलेटर इजाद किया जिसको बाद में पास्कलाइन या पास्कल्स कैलकुलेटर का नाम दिया गया। ये पहला कंप्यूटर था जो कि मैथमेटिक्स के सारे जो थे वो आपके ये जो कैलकुलेटर था एडिशन और सब्ट्रैक्शन के प्रॉब्लम्स ईज़िली कर जाता था। 8 फिगर्स तक ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के प्रॉब्लम्स हल कर पाता था। ये रही पास्कलाइन की तस्वीर। ये पास्कल का कैलकुलेटर है जिसे पास्कलाइन भी कहा जाता है। उसके बाद आ जाएं लेबनीज़ कैलकुलेटर। एक जर्मन मैथमेटिशियन था जिसका नाम था लेबनीज़, जिसका नाम था पूरा नाम था गॉटफ्राइड विल्हेल्म लेबनीज़। गॉटफ्राइड विल्हेल्म लेबनीज़ था जिसने सन 1694 में एक कैलकुलेटर इजाद किया जिसे हम लेबनीज़ कैलकुलेटर भी कहते थे। इसको स्टेप्ड रेकनर भी कहते हैं। इस कैलकुलेटर को हम स्टेप्ड रेकनर भी कहते हैं। ये पहला कैलकुलेटर था जो कि सारे के सारे बेसिक अर्थमेटिक फंक्शंस जो होते हैं, ऑपरेशंस जो होते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस जो कि हो गए आपके मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, वो सारे के सारे ये परफॉर्म कर पाता था। तो लेबनीज़ कैलकुलेटर में ये खासियत थी कि ये चारों ही अर्थमेटिक के जो फंक्शंस थे, ऑपरेशंस थे, वो उसको ईज़िली परफॉर्म कर पाता था। इसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसकी तस्वीर है। उसके बाद आ जाएं बेबेज डिफरेंस एंड एनालिटिकल इंजन। बेबेज जो था एक इंग्लिश मैथमेटिशियन और मैकेनिकल इंजीनियर था, चार्ल्स बेबेज, जिसे फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज जो है वो मौजूदा जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं इसका फादर इसको कहा जाता है, या सिंपली चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने पहली कंप्यूटिंग मशीन जो थी वो इन्वेंट की थी। पहली कंप्यूटिंग मशीन जो थी वो इसने डेवलप की थी। अच्छा, इसकी पहली जो इन्वेंशन थी वो 1822 में थी। इसने सबसे पहले डिफरेंस इंजन इन्वेंट की, ठीक है।
वो डिफरेंस इंजन जो थी बहुत बड़ी थी, मेटल के साथ मेटल की बनी हुई थी, और उसको बिजली जो थी वो स्टीम के थ्रू वो उसको चलाता था। सबसे पहले इसने क्या इजाद किया? चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन, जो कि मेटल की बनी हुई थी, जिसको चलाने के लिए ये स्टीम का इस्तेमाल करता था। डिफरेंस इंजन जो थी वो स्टोरेज जो करती थी वो जो थी टेम्पररी प्रोसेसिंग करती थी डेटा, और उसके बाद जो स्टोर की गई रिज़ल्ट थी जो रिज़ल्ट थी वो उसको स्टोर करती थी मशीन। उसके बाद ये रही बेबेज डिफरेंस इंजन की तस्वीर। उसके बाद सन 1837 में इसने एनालिटिकल इंजन तैयार किया। एनालिटिकल इंजन जो था वो भी बहुत बड़ी मशीन थी, और उसमें जो डेटा देता था वो जो था वो उसमें पंच कार्ड्स इस्तेमाल किए गए थे। पंच कार्ड इसमें इस्तेमाल उसने किए थे, और ये जो था वो जनरल पर्पस कंप्यूटर था। ठीक है, और ये बहुत बड़ी मशीन थी, इतनी बड़ी कि कमरे से तकरीबन एक कमरे में वो आ जाती थी। ये आपकी एनालिटिकल इंजन जो चार्ल्स बेबेज ने बनाई उसकी तस्वीर है। उसके बाद मिडिल एज, जिसे हम इलेक्ट्रो मैकेनिकल एरा कहते हैं। इलेक्ट्रो मैकेनिकल एरा जो दौर था वो उसे हम पढ़ रहे हैं। ये 19th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ। सेकंड एरा जो था जिसे हम मिडिल एज कहते हैं वो 19th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ, जिसमें ज़्यादा तेज़ और एक्यूरेट कंप्यूटिंग मशीन्स इन्वेंट की गई, क्योंकि पीरियड टू पीरियड जो थी वो इम्प्रूवमेंट आती गई, इन्वेंट की गई, जो कि ज़्यादा तेज़ चलती थी और ज़्यादा एक्यूरेट कंप्यूटिंग मशीन थी। उसके बाद ये भी स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी से चलाई जाती थी। इस इरा में जो इन्वेंशन थी वो थी हरमन हॉलरिथ्स टेबुलेटिंग मशीन। अमेरिकन इन्वेंटर था हरमन हॉलरिथ। ये नाम आप लाजमी तौर पर याद रखें, क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है या आता है कि हु इन्वेंटेड लाइक हरमन हॉलरिथ टेबुलेटिंग मशीन। ठीक है, तो आपको इस किस्म का क्वेश्चन आ सकता है। अमेरिकन इन्वेंटर था हरमन हॉलरिथ, जिसने एक मशीन तैयार की। कब तैयार की? सन 1890 में। सन 1890 में हरमन हॉलरिथ जो था उसने एक मशीन तैयार की। उस मशीन का क्या काम था? वो जो मशीन थी वो जो थी वो कैलकुलेटिंग मशीन थी, वो कैलकुलेशन करती थी। और 1890 में जब अमेरिका का 1890 में सेंसस हुआ, आदम शुमारी जो हुई, उसमें क्या था, तो इसकी ये मशीन इस्तेमाल की गई। इसकी मशीन इतनी मकबूल हुई कि 1890 में अमेरिका की जो आदमशुमारी थी, जो मरदमशुमारी उर्दू में कहें, तो 1890 में ये इस्तेमाल की गई। वहाँ बहुत मकबूल हुई तो इसको इस्तेमाल किया गया, जिसने 6 माह में ही रिज़ल्ट जो थे वो उसके कंपाइल कर लिए। जो कि इससे पहली वाली जो थी मरदमशुमारी जो 1880 में हुई थी यूएस में, उसको कंपाइल करने में तकरीबन 7 साल लगे थे। तो ये हॉलरिथ की टेबुलेटिंग मशीन जो थी बहुत फेमस हुई, और इसे यूएस गवर्नमेंट ने ऑफिशियली तौर पे इस्तेमाल करना शुरू किया। तो 1890 में हॉलरिथ टेबुलेटिंग मशीन इन्वेंट हुई। इसकी तस्वीर ये है आपके सामने, ये है हॉलरिथ टेबुलेटिंग मशीन। अब थर्ड एरा में आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एरा, जिसे हम मॉडर्न एज भी कहते हैं। इस एरा में वैक्यूम ट्यूब्स इजाद हुए, इन्वेंट हुए।
इस एरा में जो था, इस पीरियड में वैक्यूम ट्यूब्स इन्वेंट हुए। इस वैक्यूम ट्यूब्स के इन्वेंशन के बाद जो कंप्यूटर की जो था काम करने का, वो किस चीज़ पे बेस हुआ? इनपुट, स्टोर, प्रोसेस और आउटपुट, इन चीज़ों पे वो काम करने जो वो था उस पे बेस्ड हुआ। कंप्यूटर ने इनपुट, स्टोर, उसके बाद प्रोसेस और आउटपुट के प्रिंसिपल पर काम करना स्टार्ट किया और इसमें जिद्दत आ गई, एडवांस्ड हो गए कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी, जिसमें ज़्यादा एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी में और स्पीड में जो थी वो ज़्यादा से ज़्यादा हो गई और इंसानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानी पैदा हुई। इस एरा को कैटेगराइज किया गया है जनरेशन्स में, जनरेशन बाय जनरेशन कुछ क्रिएशंस हुई, तो उन जनरेशन के में इनको कैटेगराइज किया गया है। 5 जनरेशन्स में इसको कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले जो जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक एरा है उसको 5 जनरेशन्स में जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, जिसमें से पहली जो जनरेशन थी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, वो 1940 से लेकर 1956 तक जो जनरेशन चली उसको हम फर्स्ट जनरेशन में काउंट कर रहे हैं। इस जनरेशन में क्या हुआ था, लेट्स डिस्कस। इस जनरेशन की सबसे अहम जो थी वो वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल था। वैक्यूम ट्यूब्स की इन्वेंशन हुई। वैक्यूम ट्यूब्स क्या होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये हैं आपके वैक्यूम ट्यूब्स। ये वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट जनरेशन में इन्वेंट हुए। ये बहुत साइज़ में बहुत बड़े होते थे। ये साइज़ में बहुत बड़े होते थे और इस जो कंप्यूटर्स में थे, इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी वो मशीन लैंग्वेज, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, वो इस्तेमाल की जाती थी, जिसे 0 और 1 हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद मैग्नेटिक ड्रम्स जो थे वो प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज मेमोरी के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे और इसको इनपुट देने के लिए पंच कार्ड्स इस्तेमाल किए जाते थे। यानी अगर कंप्यूटर को इनपुट देना होता था तो उसको पंच कार्ड्स के थ्रू हम इनपुट देते थे। ये फर्स्ट जनरेशन में, जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स इन्वेंट हुए। याद रखिएगा, कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी सबसे बड़ी जो थी वो इन्वेंशन हुई, वो वैक्यूम ट्यूब्स थी। याद कीजिएगा, वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट जनरेशन की इन्वेंशन है। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स जो थे वो बेसिकली जो थे साइंटिफिक और रिसर्च पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव थे, आम बंदों के लिए जो पॉसिबल नहीं था। ये बेसिकली जो था, जो इन्वेंट किया गया था, जो डिज़ाइन किया गया था, वो बेसिकली साइंटिफिक पर्पस और रिसर्च पर्पस के लिए जो इन्वेंट किया गया था। वैक्यूम ट्यूब की पिक्चर अब मैंने आपको दिखाई। उसके बाद इस जनरेशन के जो एग्जांपल्स हैं, वो जो कंप्यूटर्स हैं, वो हैं एक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक हो गया। इसके जो है शॉर्ट फॉर्म है ENIAC। याद रखिएगा, ENIAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये फर्स्ट जनरेशन की इन्वेंशन थी। ये कंप्यूटर्स जो थे ये फर्स्ट जो थे जनरेशन उसमें इजाद हुए। उसके बाद एक दूसरा कंप्यूटर जो था, एक दूसरी इन्वेंशन थी, वो थी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसको हम शॉर्ट में इस तरह जाहिर करते हैं UNIVAC। ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। उसके बाद आ जाएं सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन जो थी,
इसमें पहली जनरेशन में जो वैक्यूम ट्यूब्स थे उसकी बजाय ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल किए गए। ट्रांजिस्टर्स मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहे आपके ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल किए गए। इन ट्रांजिस्टर्स की वजह से जो कंप्यूटर की जो साइज़ थी वो भी छोटी हो गई। उसके अलावा ये उससे सस्ते भी थे और एक्यूरेट इसकी एफिशिएंसी और इसकी स्पीड जो थी वो भी ज़्यादा थी। काम करने की जो रफ्तार थी वो भी तेज़ थी एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स। उसके अलावा ये साइज़ में भी स्मॉलर थे और उसके साथ साथ ये जो थे एफिशिएंट भी ज़्यादा थे उससे। इसमें असेंबली लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज फोरट्रान FORTRAN इंट्रोड्यूस की गई। इस जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज जो थी फोरट्रान वो इंट्रोड्यूस की गई। इसमें प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज मीडियम के लिए मैग्नेटिक कोर इस्तेमाल किया जाता था। अगेन इसको इनपुट देने के लिए सेम पंच कार्ड्स ही इस्तेमाल किए जाते थे जैसा इससे पहली जनरेशन में इस्तेमाल किया जाता था। इसमें भी पंच कार्ड्स के थ्रू ही इनपुट देते थे। ठीक सेकंड जनरेशन में भी इनपुट के लिए पंच कार्ड्स ही इस्तेमाल किए जाते थे। उसके अलावा बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स इस्तेमाल किए गए। इसमें बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स इस्तेमाल किए गए। ये जो कंप्यूटर्स थे बेसिकली कमर्शियल, प्रोडक्शन, साइंटिफिक और इंजीनियरिंग की एनालिसिस और डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ये मेनली किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे? ये मेनली कमर्शियल प्रोडक्शंस, साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एनालिसिस और डिज़ाइंस के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इन कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स हैं आपके IBM 7094 और IBM 1401। ये जो है ये मॉडल्स थे कंप्यूटर्स के, ये इस जनरेशन में इन्वेंट किए गए। ये ट्रांजिस्टर्स मैंने आपको दिखाए। अब आ जाए थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेंशन थी वो थी आईसीज़ की। आईसीज़ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहे आईसी चिप्स आपने सुनी हैं, अभी भी इस्तेमाल की जाती हैं। आईसीज़ का इस्तेमाल हुआ जिससे इसकी साइज़ जो थी कंप्यूटर की फर्दर डिक्रीज़ हुई, ज़्यादा जो थे वो छोटे हो गए। उसके अलावा इसकी स्पीड और एफिशिएंसी और बढ़ी। साइज़ की कमी के साथ एक और हमें एक फ़ायदा हुआ, क्या कौन सा? वो ये हुआ कि इसकी स्पीड और एफिशिएंसी ज़्यादा हो गई। उसके अलावा ये थोड़े सस्ते भी थे, ये लेस एक्सपेंसिव थे। एक तो स्पीड बढ़ गई, उसके अलावा इसकी साइज़ भी छोटी हो गई जिसे हम रखने में ज़्यादा इजी होते थे। उसके अलावा ये एक्सपेंसिव भी कम थे, ये थोड़े सस्ते वाले थे। इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक पास्कल और कोबाल का इस्तेमाल किया गया। हाई लेवल लैंग्वेजेस इस्तेमाल की गई कौन कौन सी? एक पास्कल और उसके अलावा कोबाल, COBOL। ये हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी वो इस्तेमाल की गई थी। अब इस जनरेशन में क्या हुआ? इस जनरेशन की एक ख़ास बात, इससे पहली जनरेशन में हम इनपुट के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? पंच कार्ड्स। अब थर्ड जनरेशन में हमने इस्तेमाल करना शुरू किया, क्या इस्तेमाल करना शुरू किया? हमने कीबोर्ड का इस्तेमाल करना शुरू किया, मॉनिटर का इस्तेमाल करना शुरू किया। हम इसमें इनपुट जो देते थे वो कीबोर्ड के ज़रिए इनपुट देते थे, जबकि आउटपुट जो थी वो हमें मॉनिटर के थ्रू हमें मिलती थी। कीबोर्ड के थ्रू इनपुट देते थे, जबकि हमें आउटपुट जो थी वो हमें मॉनिटर के ज़रिए हमें मिलती थी, जो आजकल भी इस्तेमाल किया जाता है।
इसमें टाइम शेयरिंग और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स इस्तेमाल किए गए। ठीक है, इसमें रियल टाइम शेयरिंग और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स इस्तेमाल किए गए। इन कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स ये हैं कि एक कंप्यूटर का मॉडल है, उसका नेम आपको बताता हूँ, IBM 360 एक कंप्यूटर इजाद किया गया। उसके बाद दूसरा कंप्यूटर था IBM 370। ये इनके एग्जांपल्स है इस जनरेशन के कंप्यूटर्स के लिए। अच्छा, मैं थर्ड जनरेशन का पीरियड बताता हूँ कि 1964 से ये जनरेशन स्टार्ट होती है 1971 तक। इस दौर के दौरान जो इन्वेंशंस हुई वो थर्ड जनरेशन में आती हैं। उसके अलावा सेकंड जनरेशन जो थी मैंने आपको नहीं बताई, वो थी 1956 से लेकर 1963 तक। इस दौर के दौरान जो इन्वेंशंस हुई वो सेकंड जनरेशन में आती हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन 1971 से स्टार्ट हुई जो कि अब तक चल रही है। फोर्थ जनरेशन में जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई, जिसने कंप्यूटर फील्ड में एक रिवॉल्यूशन पैदा किया, वो रिवॉल्यूशनरी इन्वेंशन थी माइक्रो प्रोसेसर्स की। ये रही माइक्रो प्रोसेसर्स की तस्वीर। ये माइक्रो प्रोसेसर्स अगर हम कंप्यूटर को जो खोल के देखेंगे वो हमें आपको नज़र आएंगे, वो लगे हुए होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर्स से क्या हुआ, एक तो ये इसकी स्पीड ज़्यादा हो गई और उसके अलावा कंप्यूटर ज़्यादा से ज़्यादा रिलायबल होने लगा। उसके अलावा इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये कंप्यूटर जो हो वो सस्ते हो गए और उसके अलावा छोटे हो गए, जिसको लेने में हर एक के लिए आसानी पैदा हो गई। इसमें सेमीकंडक्टर्स जो इस्तेमाल की गई थी, सेमीकंडक्टर मेमोरीज इस्तेमाल की गई थी। सेमीकंडक्टर मेमोरीज जो कि फेमस हैं, आप सब जानते हैं, रैम और रोम। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम हम अक्सर यूज़ करते हैं, कभी कभार हमारी रैम ख़राब हो जाती है तो हम उसको निकाल के दूसरी लगा लेते हैं। रैम जो होती है वो टेम्पररी मेमोरी होती है। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा जो था वो था रोम। ये होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि रोम जो होता है वो रीड ओनली मेमोरी होता है। ये दोनों सेमीकंडक्टर मेमोरीज हैं। ठीक है, ये इस्तेमाल की गई फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में, जो कि हम अभी भी इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा इसमें मोर हाई लेवल लैंग्वेजेस वर यूज्ड, तो इसमें लैंग्वेजेस इस्तेमाल की गई C++, जावा। उसके अलावा दूसरी भी लैंग्वेजेस इस्तेमाल की गई। ठीक है, तो ये मोस्ट फेमस है, ये आजकल हमने बहुत सारी पढ़ी हैं, C++, जावा स्क्रिप्ट, ये जावा हो गया, ठीक हो गया। तो ये इसके अलावा और दूसरी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस थी वो हम इस्तेमाल करते आते हैं। तो इसकी लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस फोर्थ जनरेशन में ये हैं। ये कंप्यूटर्स जो हैं फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर तकरीबन ज़िंदगी की हर फील्ड में इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे आपका एजुकेशन हो, चाहे बिज़नेस हो, उसके अलावा कोई भी काम हो, चाहे आपकी फ़िल्म इंडस्ट्री हो, मूवीज़ हो, कुछ भी हो, बैंकिंग में तो लाजमी है आजकल। तो ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स जो हैं वो हर जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। इस जनरेशन में जो डेवलपमेंट हमने देख सकते हैं वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। इस जनरेशन में हम एक इन्वेंशन देख सकते हैं, वो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं GUIS। एब्रीवेशंस लाजमी तौर पर आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभार आपको ये क्वेश्चन देता है कि GUIS स्टैंड्स फॉर, इस तरह के ऑप्शंस आपको आ सकते हैं। आपके सिलेबस में है तो इसलिए आपको ये देखना चाहिए। ये माइक्रो प्रोसेसर्स की आपको पिक्चर मैंने आपको दिखाई,
उसके बाद आ गया फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन अभी और अभी से आगे वाली जो इन्वेंशन है, पीरियड है, उसको हम फिफ्थ जनरेशन में इंक्लूड करते हैं। इस जनरेशन के जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं वो अभी डेवलप हो रहे हैं। इस जनरेशन के जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं वो अंडर डेवलप्ड हैं, वो डेवलप हो रहे हैं। कुछ डेवलप इनिशियली हो चुके हैं, कुछ अभी आगे होने को हैं। आइडियाज़ आ चुकी हैं कि फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजीज़ हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो कंप्यूटर डिवाइसेस ऑफ दिस जनरेशन आर स्टिल बीइंग डेवलप्ड, अभी जो है वो डेवलप हो रहे हैं। ये जो कंप्यूटर्स होंगे या जो इसे हम ऑटोमेटिक मशीन, कंट्रोल्ड मशीन कहें, मशीन्स कहें, ये कंट्रोल्ड मशीन्स जो होंगी वो कैपेबल होंगी सेल्फ लर्निंग, रीजनिंग और जनरलाइजेशन के लिए। तो ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी जो टेक्नोलॉजी है जो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम देखेंगे, जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट है। इस जो जनरेशन में जो कंप्यूटर्स हैं वो, जैसा कि आप रोबोट्स हो गए, वो आपके फिफ्थ जनरेशन में होंगे। और उसके अलावा इन रोबोट्स की कैपेबिलिटी ये होगी कि ये इंसान की लैंग्वेजेस को वो जो है वो पढ़ने के कैपेबल हो जाएंगे। तो ये ये तस्वीर रोबोट की मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इंसानों की शक्ल का रोबोट है जो इंसानों की तरह ही बोल सकता है, काम कर सकता है। इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है ताकि वो ऑटो जो है वो खुद ही उसको रिस्पॉन्स दे सके। तो ये आपका पहला चैप्टर था। ये पहला चैप्टर मुकम्मल नहीं है, ये पहला चैप्टर आधा ही है, क्योंकि इसमें कुछ जो डेटा है बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा इस डेटा के हवाले से ये है कि हमने ये काफ़ी चीज़ें पढ़ी हुई नहीं हैं। तो ये आज का टॉपिक फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, ताकि जो मॉक टेस्ट जो हम वीकली बेसिस पे लेते हैं तो उस हवाले से हमें ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। तो जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये मैं बताता चलूँ कि हम वीकली टेस्ट लेते हैं, हर वीक में हम टेस्ट लेते हैं। नेक्स्ट वीक जो होगी इंशाल्लाह ताला हमारी जो होगी जो टेस्ट होगी हमारी कंप्यूटर की, ठीक है। बल्कि इसी हफ्ते है कंप्यूटर की जो टेस्ट है, तो उस टेस्ट के लिए हम हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर जो अभी आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, तो उस पर आके आप खुद को करवा सकते हैं, इंक्लूड करवा सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।